गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 19 जिसमें पुरुष शब्दों को परिभाषित किया गया है। आज का वीडियो हमारा इसी पे आधारित है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं और हर परिभाषा पे मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। लगभग 17 वीडियो हर परिभाषा पे मैं आपके लिए बना चुका हूँ। उसमें एक खास तौर से आसान उदाहरण मैंने शामिल किए हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे समझाने के लिए, और इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि यदि आपने एक बार वीडियो को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, ई बुक को आपने पढ़ लिया, उन एग्जाम्पल्स को समझ लिया, तो आप कभी भूलेंगे नहीं सर। क्योंकि बुक में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो एक एक लाइन की परिभाषाएं दी गई हैं और मैंने वो एग्जाम्पल्स के साथ, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं एक मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि परिभाषा काफी महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। पुरुष की भी अगर है तो कानून में क्या परिभाषा दी गई है ये हमारे लिए समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को उदाहरण के तौर पे प्रारंभ में मैं बता दूं कि यदि किसी एक व्यक्ति ने किसी महिला के साथ जिसको कहना चाहिए कि बलात्कार किया या कोई गलत कार्य किया, अब कानून पहले ये जांचेगा कि वो पुरुष है भी कि नहीं, क्या उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि सच्चा इल्जाम लगाया गया है, क्या वो पुरुष की श्रेणी में आता भी है कि नहीं, क्या वो इतनी इतनी ताकत रखता भी है कि नहीं कि इस प्रकार का कार्य कर सके। उसकी मेडिकल जांच होगी, हर चीज की जांच होगी, और जब पाया जाएगा जो कानून में जो परिभाषा दी गई है कि वो पुरुष है, उसके बाद जो पुरुष पे जो अपराध के प्रावधान दिए गए उसके अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। इसलिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है पुरुष की। और कुछ अपराध ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुष के द्वारा ही किए जाते हैं और उसमें महिलाओं को दंडित नहीं किया जाता है। जैसे कि 376, 354, ऐसे बहुत से मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये इसी प्रकार से ये सारी ई बुक में मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए तैयार किए हैं सर, ताकि वो उदाहरण के साथ आपको समझ में आ सके। जो बुक में परिभाषा दी गई है उसमें से भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद जो ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की उसमें से भी मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। अभी परिभाषा के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं दो लाइन आपको कहना चाहता हूँ। तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। अगर हमने चाबी हमारे पास में है तो हम ताले को खोल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमने परिभाषाओं को समझ लिया तो पूरी बुक को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि ये परिभाषाएं पूरी बुक में कई जगह इस्तेमाल की गई हैं। वहां सिर्फ इसी प्रकार से इस्तेमाल की गई हैं, जैसे पुरुष तो सिर्फ पुरुष लिखा जाएगा। वो जो बुक में एक पूरी लंबी लाइन दी है परिभाषा की, वो लाइन नहीं लिखी जाएगी। ये आपको पहले ही समझ लेना, ताकि बुक में या वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जहां कहीं भी इस प्रकार के शब्द आपके सामने आए तो आप उसका अर्थ समझ सकें। यदि सिविल जज की एग्जाम में भी पुरुष को रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, ये उन्होंने ऊपर लिख दिया सिविल जज की एग्जाम में। क्या लिख दिया सर? किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, और नीचे 4 ऑब्जेक्टिव लिख दिए। नंबर 1 बालक, नंबर 2 पुरुष, नंबर 3 महिला, नंबर 4 बालिका, या एक जिसको कहना चाहिए उभय लिंगिक, ये वो जो सेक्स जेंडर जो कहते हैं, क्रॉस जेंडर। या तो इस प्रकार से अब आप उसमें किस पर राइट लगाएंगे सर? किसी भी उम्र का मानव नर हो, उसमें बालक भी आ गया। अब बालक में बालिका नहीं आएगी और फीमेल नहीं आएगी, लेकिन बालक किसी भी आयु का हो और पुरुष, वो सब पुरुष की परिभाषा में आएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सर। मतलब जजमेंट देने के लिए जज साहब सबसे पहले यही देखते हैं कि पुरुष है भी कि नहीं और इसने कोई अपराध किया, किस प्रकार का अपराध किया। तो अब हम सब पहला बुक में जो परिभाषा पढ़ के बता देता हूँ। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसमें मैंने एक वीडियो सर बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो मेरा बना तो था पूरा ही, उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें आ गई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसे सिर्फ 4 मिनट का उसको करके मुझे कट करके और उसको अपलोड करना पड़ा। तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अब हम पुरुष की परिभाषा जो बुक में लिखी है सर, पुरुष में किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, ये बुक में लिखी हुई है सर। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है बुक, और कुल एक लगायत 358 इसमें धाराएं बीएनएस 2023 में। पहले इसको आईपीसी भारतीय दंड संहिता बोला जाता था। अंग्रेजी में बताया है मेन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब किसी भी आयु का नर अभिप्रेत है पुरुष से। तो ये तो सर बुक में दी हुई डेफिनेशन हो गई। अब मैंने जो आपके लिए ई बुक तैयार की है उसके उसके अंदर से पढ़ के बता देता हूँ, तो आप उस बुक से परिचित भी हो जाएंगे। मेरा बताने का भी मकसद यही रहता है कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको पहले ही पता लग जाए उसको परचेस करने से पहले।
मेरे कई व्यूअर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी पीडीएफ हमें उपलब्ध कराते हैं। ये सुविधा मैंने चालू कर दी है और उस ई बुक की जो लिंक है कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वहाँ ई बुक और आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उस पे 99 रुपीज मात्र उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि किसी को भी आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहाँ खरीद सकते हैं। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सर आपने बुक की डेफिनेशन देख ली। अब जो मैंने आपके लिए कलेक्शन किया है उदाहरणों का आसान तरीके से समझाने के लिए, आप उसको सुने और समझे तो आप खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में मैंने किस तरीके से उदाहरणों को कलेक्ट किया आपको समझाने के लिए। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2 में पुरुष मेल की परिभाषा। बीएनएस 2023 की धारा 2 के अनुसार पुरुष से तात्पर्य एक जन्मजात पुरुष व्यक्ति से है जो किसी भी उम्र का हो सकता है। जन्मजात पुरुष से है जो किसी भी उम्र का हो सकता है। सरल भाषा में इसको जो समझाया गया है कि पुरुष शब्द केवल जैविक रूप से जन्मे पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष जैविक रूप से जन्मे उनके लिए पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के पुरुष आ जाते हैं। यह परिभाषा पुरुषों से संबंधित कानूनी दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए दी गई है। कानूनी दायित्वों को और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कानूनी दायित्व महिलाओं पर अलग लागू होते हैं कई जगह पर, पुरुषों पर कई जगह अलग लागू होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि कुछ अपराध इस प्रकार के होते हैं जिसमें पुरुष को ही दंडित किया जाता है। तो उसमें पहचानना तो जरूरी होगा कि पुरुष है भी कि नहीं। अब पुरुष का मापदंड क्या होगा कानून के नजर में कि ये पुरुष है भी कि नहीं। तो इसलिए ये परिभाषाएं दे दी गई हैं। इसमें जो परिभाषा में पुरुष को जो बताया गया है तो उसी के मापदंड पे उसको जांचा और परखा जाएगा, उसकी पूरा परीक्षण किया जाएगा कि हाँ ये पुरुष है कि नहीं। और इस कानून की परिभाषा के तहत यदि उसको पुरुष पाया जाता है तब उसके ऊपर विधि अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और यदि वो पुरुष पाया ही नहीं जाता है तो पुरुषों से संबंधित अपराध में वो बरी होगा सर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है इस प्रकार के अपराध करने की। मतलब इस प्रकार का अपराध की एबिलिटी तो नहीं कह सकते, मतलब इस प्रकार का अपराध करने में सक्षम ही नहीं है वो। तो ये माना जाएगा कि उसको झूठा फंसाया गया है और झूठे आधारों पे उस पे आरोप लगाए गए और वो एक बरी होगा। ये भी एक डिफेंस का आधार होता है सर। तो पुरुष की डेफिनेशन को आप हल्के में ना लें क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है सर ये। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यह परिभाषा सभी कानूनी दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए दी गई। उदाहरण के लिए 10 वर्षीय लड़का यह कानूनी रूप से पुरुष की श्रेणी में आता है। 30 वर्षीय व्यक्ति यह भी पुरुष की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति यह भी पुरुष की श्रेणी में आता है। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं ये समझाने के लिए सर सारा कलेक्शन किया है एक अनुभव और तजुर्बे के आधार पे कि आपको हर चीज क्लियर हो सके, आसानी से समझ में आ सके। आने वाले टाइम में मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी 323, 294, 506 ये पुराने आईपीसी की धारा है। इसको हम धारा हटा के बात कर लेते हैं। मारपीट, धक्का मुक्की, झगड़ा, फसाद, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर 376, मतलब इस प्रकार के जितने भी अपराध है जो अमूमन 90% कोर्ट में विचाराधीन है उसमें किस प्रकार से प्रति परीक्षण किया जाएगा, क्या क्रॉस का आधार लिया जाएगा, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। क्योंकि वीडियो बनाने में सर पढ़ना भी पड़ता है और मेहनत भी लगती है, इसलिए जितना बन सकता है मैं आपके लिए कोशिश लगातार जारी रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसमें एक गलत उदाहरण, मतलब ये जो उदाहरण है ये इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। महिला या लड़की को पुरुष नहीं माना जाएगा। नंबर दूसरा है किसी कानूनी दस्तावेज में पुरुष लिखा हो और कोई महिला दावा करे कि वह इसमें शामिल है तो यह गलत होगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स में तो जेंट्स लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लें कि किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी मात्र एक व्यक्ति है और उसका नाम है जितेंद्र सिंह। एक मिनट के लिए एक उदाहरण के तौर पे, और कोई महिला आके कहती है कि मैं ही जितेंद्र सिंह हूं तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो महिला उस संपत्ति को हड़पने के लिए जितेंद्र जितेंद्र सिंह का नाम ले रही है और जितेंद्र सिंह वास्तव में जीवित है और पुरुष के रूप में मौजूद है। तो एक महिला अगर ये दावा करती है तो उसका दावा नहीं माना जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है इस प्रकार के केस में कि जितेंद्र सिंह का नाम उसमें फर्जी तरीके से दर्ज करवा दिया गया और वास्तविक मालिक वो महिला ही हो और वो महिला दावा करे तो फिर वो ये दावा नहीं करेगी कि वो जितेंद्र सिंह है, फिर वो दावा करेगी कि जितेंद्र सिंह का नाम गलत आधारों पर दर्ज किया गया है। इसकी वास्तविक उत्तराधिकारी मैं हूं। जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी एकमात्र संतान पुत्री में ही थी और ये कोई पुत्र संतान नहीं था और ये जितेंद्र सिंह नाम इसमें गलत दर्ज कर लिया गया।
तो इस आधार पे वो चुनौती दे सकती है। लेकिन एक महिला पुरुष होने का दावा करे तो पुरुष नहीं मानी जा सकती सर। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, वो फिर एक अलग मैटर है, सिविल मैटर है, वो आगे की बात है। किसी कानूनी दस्तावेज में पुरुष लिखा हो और कोई महिला दावा करे कि वह इसमें शामिल है तो वह गलत होगा। पुरुष की जो कानूनी महत्वता है उसमें भी एक नजर डाल देता हूं सर मैं आपको कि कानूनी प्रावधानों में पुरुष की जिम्मेदारी और अधिकार निर्धारित होते हैं। कुछ अपराधों और धाराओं में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही सर आपको बताया था, जैसे कि बलात्कार के मामले में आरोपी केवल पुरुष ही हो सकता है, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि इस प्रकार के जो ऑफेंस लगते हैं तो उसमें पहले ही जांच लिया जाता है कि ये व्यक्ति पुरुष है भी कि नहीं, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई चालू होती है। परिभाषाओं के आधार पर ही जांचा जाएगा। अगर ये परिभाषाओं को आधार नहीं बनाया जाए तो हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि लगाएगा, फिर तो सर वो लाल बुजक्कड़ वाली कहानी हो जाएगी। मतलब हर व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं ये पुरुष में नहीं आएगा, एक कहेगा कि आएगा, एक अपनी राय देगा, एक अपनी राय देगा। वो जैसे रात के टाइम गांव में हाथी निकला और धूल पे उसके इतने बड़े बड़े गोल निशान बन गए, हाथी के पांव के निशान बन जाते हैं धूल पे। जब सुबह सारे गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि ये इतने बड़े गोल निशान किस चीज के हैं। तो उस गांव में एक ही विद्वान था, लाल बुजक्कड़। सभी गांव वालों ने इकट्ठा करा कि लाल बुजक्कड़ जी आप बताएं कि आखिर निशान क्या है। लाल बुजक्कड़ जी ने काफी अकल लगाई, काफी सोच में पड़ गए, और सोच में पड़ने के बाद फिर उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई आप इतना परेशान ना हो, ये रात के टाइम कोई हिरण जो है कि चक्की के पार्ट पाँव में बांध के और कूद के निकला है। ये था उन्होंने परिभाषा लाल बुजक्कड़ जी ने उनको बताई। अब आप समझ सकते हैं कि हिरण एक नाजुक जानवर, उसकी पतली पतली टांगे और चक्की का पार्ट वैसे ही 4-4 किलो का होता है, वो 10-15 किलो का तो वजन ही होता है उस हिरण में। वो गोल पार्ट जो चक्की का रहता था पुराने जमाने में चलती थी, अब तो आधुनिक चक्की आ गई, वो बांध के चारों पैरों में और वो कूदता हुआ निकला है। तो अगर ये डेफिनेशन ना होगी तो हमारी हालत ऐसी ही होगी। ये परिभाषा इसलिए रखी गई है ताकि हम हर चीज को समझ लें, वरना फिर पुरुष की डेफिनेशन लाल बुजक्कड़ की तरह ही दी जाएगी। एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं साहब ये पुरुष में नहीं आता है, अरे साहब ये नहीं है, अरे ये वो नहीं है, वो मतलब बच्चा है, ये बालक नहीं है, महिला है ये। मतलब ऐसे ऐसे तर्क आएंगे कि आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और ना कोई डिसीजन होगा, ना कोई जजमेंट होगा, और 25 भ्रांतियां और विवाद और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कानून बनाया गया है ताकि हर चीज से बचा जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। कुछ उत्तराधिकार, विवाह और दायित्व में पुरुष शब्द का स्पष्ट कानूनी प्रभाव होता है। एक उदाहरण है इसमें सर, रामू 17 साल का था लेकिन उसने एक अपराध कर दिया। 17 साल मतलब 18 साल से कम। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में बालिग उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। ये 18 साल से कम है मतलब ये नाबालिग व्यक्ति है। इनका ट्रायल भी अलग होता है, इनकी कोर्ट भी अलग बनी होती है सर, इनका विचारण भी अलग ही होता है, जो बच्चों के अदालत होती है वो। रामू 17 साल का था लेकिन उसने एक अपराध कर दिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने कहा वह पुरुष की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे कानून के तहत दंड मिलेगा। मतलब 17 साल का था लेकिन उसको पुरुष माना गया और पुरुष के अनुसार जो दंड के प्रावधान दिए गए उसी में उसको शामिल किया जाएगा, जैसा आपने बताया। महत्वपूर्ण नोट है इसमें, कानूनी रूप से पुरुष की स्पष्ट परिभाषा से तय होता है कि किस कानून का किन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब पहले तो ये डिसाइड होगा कि मेल है कि फीमेल है, कि ये दोनों में नहीं है, उसके बाद ही फिर आगे बात बढ़ेगी सर। निष्कर्ष, पुरुष शब्द केवल जैविक रूप से जन्मे पुरुषों को संदर्भित करता है, इसमें सभी आयु वर्ग के पुरुष आते हैं। इसी के अलावा कानूनी मामलों में इसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई है ताकि अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जा सके। तो ये जो कानून पुरुष शब्द की सर ये मुकम्मल कानूनी परिभाषा मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। पिछले वीडियो जैसे मैंने बनाया तो था सर, लेकिन वो टेक्निकल रीजन से मेरा 20-22 मिनट का जो उसमें लेक्चर था वो सिर्फ 4 मिनट का मुझको कट करना पड़ा, क्योंकि ये जो माइक लगते हैं ये इसकी आवाज ही बंद हो गई थी उसमें, किसी वजह से ये स्पीकर बंद हो गया था तो आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बाकी का मेरे को पूरा वीडियो कट करना पड़ा और सिर्फ 4 मिनट का अपलोड किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने दोबारा उसी टॉपिक पे ये नया वीडियो में बना के आपके लिए लाया हूँ। और इससे अगला हमारा होगा मास और वर्ष, धारा 2 में। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। जो नेक्स्ट हमारा है भारतीय न्याय संहिता धारा 2 की उपधारा 20 में मास और वर्ष को परिभाषित किया गया है। जैसे कि किसी को 14 साल की सजा दी गई, 7 साल की सजा दी गई, 3 साल की सजा दी गई, तो वो काउंटिंग किस प्रकार से होगी,
तो मास और वर्ष के हिसाब से उसे गिना जाएगा। आजीवन कारावास दिया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर, ये जो टॉपिक है जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और आज के वीडियो में सर जो मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और पुरुष शब्द की परिभाषा का जो महत्व भी मैंने बता दिया, 2 लाइन आपको वीडियो को प्रारंभ में भी बोल के, और इसका महत्व क्यों है परिभाषाओं का, वो मैंने एक लाल भुचक्कड़ के एग्जाम दे के भी आपको समझा दिया कि अगर परिभाषाएं ना होंगी तो फिर हम ऐसे ही अनुमान लगाएंगे जैसे लाल भुचक्कड़ जी ने लगाए थे। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये वाली कहानी कक्षा छठी या पांचवी की पुरानी पुस्तकों में पहले भी लिखी थी और अब भी लिखी हुई है। सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं उसमें लाल भुजक्कड़ की कहानी पहले भी लिखी हुई थी और अभी भी लिखी हुई है, जहां तक मुझे नॉलेज में है। तो फिर हम इस तरीके के अंदाजे लगाएंगे और हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, वो समस्या तो रखी रह जाएगी। हम मूल जड़ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कि हाथी ही निकला था रात में, और हम अगर सचेत नहीं हुए तो ये हमारे घर की टापरियां भी तोड़ देगा, हमारे खेत की फसल भी जला देगा। हम उस गंभीर जो समस्या आने वाली है उस ओर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और एक दिन वो समस्या फिर आएगी रात में और वो सारा घर भी तहस नहस कर देगा, झोपड़ियां भी तोड़ देगा, गन्नों के खेत फसलों को भी मचा देगा। फिर हमको पता लगेगा कि वो हिरण नहीं था, वो तो हाथी था। फिर हम लाल बुजगड़ जी के पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे कि तुमने हमें गलत राय दे दी कि हाथी जो है कि हिरण चक्की के पाट बांध के रात को कूद के निकला, ये तो हाथी था। तो ये ऐसी राय आती है सर अगर कानून ना हो तो, इसलिए परिभाषा और कानून को बनाया गया है और उसको परिभाषित भी किया गया है, और उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है हर जगह। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और एक बात और बता दूं सर मैं, कि नोटरी अधिवक्ताओं के लिए मैंने 1 घंटे का नोटरी सील ट्रेनिंग का वीडियो तैयार किया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड करके। 1 घंटे का उसमें वीडियो है। मैंने कुल 2 घंटे से ऊपर ट्रेनिंग ली थी मेरे सीनियर अधिवक्ता से, उसको 1 घंटे में तब्दील करके मैंने आपके लिए बना के तैयार कर दिया। उसमें कहाँ पे टिकट लगाए जाएंगे, बड़ी सील छोटी गोल सील और बड़ी गोल सील कहाँ लगाई जाएगी, आधी टिकट पे आधी टिकट के ऊपर लगाई जाएगी, और नाम की सील नीचे लगाई जाएगी, दस्तखत किए जाएंगे। स्योन फॉर बॉर मी में जो खाली स्थान रहते हैं उसमें क्या लिखा जाएगा, शपथ पत्र पे 5 तरीके की सील किस प्रकार से लगाई जाएंगी, 6 तरीके की, अनुमान पत्र पे लगने वाली 10 सीलें क्या होंगी। इन सब के ऊपर मैंने एक ई बुक भी तैयार की और उसी पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी अपलोड कर दी है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि सर आपने जो सील दिखाई है स्क्रीन पे हमें साफ नहीं दिखाई दे रही है, हम चाहते हैं कि हम भी सील इसी प्रकार से बनाएं। तो मैंने उस ई बुक में अमेंडमेंट किया, जो कंप्लीट गाइड है हाउ टू यूज नोटरी सील की, उस ई बुक में मैंने अमेंडमेंट किया और मेरा खुद का जो प्रो फार्मा था मैंने वो सील बनाने वाले से तुरंत मंगवाया और उसी को उसमें अपलोड कर दिया सर मैंने ई बुक के सबसे अंत में। समापन के बाद वो दोनों पेज मैंने जोड़ दिए जिसमें कुल 15 सीलें मौजूद हैं, जिसमें शपथ पत्र की भी सीलें हैं और एग्रीमेंट की भी सीलें हैं। आपको जैसी आवश्यकता महसूस हो आप उसमें से सीलें बनवा सकते हैं। और जो मैंने जानकारी दी है ये मैंने मेरे अनुभव और तजुर्बे के आधार पर दी है। ऐसा नहीं है कि जो सीलें मैंने आपको बता दी आप ऐसी ही बनवाएं। आप स्वयं बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हैं, सभी अधिवक्ता साथी हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझसे जहां तक हो सकता था कि वो कार्य को सर्वोत्तम अच्छे तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है वो मैंने उस वीडियो में आपके सामने पेश किया है। जो भी नोटरी एडवोकेट्स हैं, नोटरी का कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, नोटरी के सीले टिकट के बारे में, ये सभी मैंने उस वीडियो में बताया है और उससे रिलेटेड ई बुक में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।